नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। हम लगातार आज बात कर रहे हैं केरल के एक हादसे की, जो आज तड़के ही हादसा मंदिर में हुआ है, कोल्लम के एक मंदिर में, जिसमें कि करीब 106 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है और करीब 300 लोगों को घायल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्लम पहुंचे हुए हैं और उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया है और वो अस्पताल का भी दौरा करने वाले हैं। Absolutely, a big tragedy taking place near Kovalam in Kerala at Pottingal Devi Temple, where a big fire broke out and over 100 people have been killed. That's news that we have, and Prime Minister is about to reach the hospital where the injured are being treated at the moment. बिल्कुल, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि केरल के कोल्लम में आज तड़के पुतिंगल मंदिर में भीषण आग से 104 से भी ज़्यादा, हालांकि 106 का भी आंकड़ा आ रहा है, लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 350 से भी ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। मंदिर परिसर में नए साल के उपलक्ष्य में आतिशबाजी की जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करने के लिए नौसेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने इस हादसे को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद देने का आश्वासन दिया है और इस हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 0474, ये वहाँ का एसटीडी कोड है। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। 2512-344, 09497960-778 और 0949793086। ये इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्लम पहुंचे हुए हैं और कोल्लम में उन्होंने घटनास्थल का दौरा पहले ही कर लिया है और अब वो जहां पर अस्पताल में घायल भर्ती हैं, वहां घायलों का हालचाल पूछने के लिए, हालात का जायज़ा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अपने साथ डॉक्टरों का एक दल लेकर के भी गए हैं, मेडिकल की एक टीम भी लेकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय मंत्री नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस हॉस्पिटल में पहुँचते हुए जहाँ पर कि घायलों का इलाज चल रहा है। आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि 106 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त तक आ रही है और 350 के करीब लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये वहाँ का जनरल हॉस्पिटल है कोल्लम का, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों की स्थिति का हालचाल जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और वहाँ जो स्थिति है उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री उस हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ इस दुखद हादसे पर बातचीत करने के लिए जो आरसी शर्मा जी मौजूद हैं, जो दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर रहे हैं। आरसी शर्मा जी, जैसे इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आतिशबाजी के लिए जो पटाखे हैं वो रखे गए थे और जो फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मानक होते हैं, उनका पूरा उल्लंघन किया गया है मंदिर प्रशासन के द्वारा। ये एक वजह है और क्या इसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो लोकल फायर सर्विस है या जो कोई भी फायर क्लियरेंस देते हैं, उनकी तरफ से भी लापरवाही का ये मामला बनता है? देखिए, इसमें कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो पटाखे वगैरह रखे गए थे, आतिशबाजी का सामान, जहाँ पर वो शायद स्टोर या कमरा जो था वो बिल्कुल उसी जगह के आसपास था जहाँ पर की पब्लिक थी। एक ये नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पर भी हैजर्डस चीज़, कोई केमिकल हो या पटाखे हो इस तरह की, अगर पब्लिक वहाँ पर है तो उसके साथ में उसको स्टोर नहीं किया जाना। कितनी दूरी पर रखने का गाइडलाइन है? नॉर्मली एक 15 मीटर्स मिनिमम रखा जाता है, लेकिन अगर ये डिपेंड करता है कि किस तरह के वो जो उसका रिस्क है वो कितना है, क्योंकि अगर पटाखे हैं तो कई बार वो बहुत, अगर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से भी होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें कुछ नॉर्म्स हैं कि 50 केजी तक आप रख सकते हैं या उससे ज़्यादा 150 केजी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा के लिए और लाइसेंस। तो ये सारी प्रक्रिया है, उसमें ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर उसका लाइसेंस लिया गया कि नहीं। लाइसेंस लेना एक बात है, प्लस उसका फिर स्टोरेज का भी प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, उसका फॉलो किया गया है कि नहीं, और उसका प्रोटेक्शन वही के
एक सबसे बड़ी बात पटाखों में यही है कि कहीं से एक चिंगारी आए, गलती से आए कि या कि मिस्चिफ से आए, कैसे भी अगर एक चिंगारी छोटी सी चाहिए एंड देन इट्स ऑल ओवर एंड हार्डली यू गेट टाइम। उसमें रिएक्शन का टाइम आपके पास कुछ नहीं होता है। और रिएक्शन तो फिर यही है कि स्टैम्पीड है, पब्लिक है, और जितने वो उसका फ्लैश होता है या हीट है वो इतनी ज्यादा डीप होती है कि नॉर्मल जो फायर उससे ज्यादा होता है। Right, so we'll continue. Our correspondent Sumit is present at the hospital. Sumit, if you can hear me, give us an idea about the condition of the injured. We just saw live visuals of Prime Minister Narendra Modi having arrived at the hospital to take a stock of the situation. Yes, exactly, Gautam. The Prime Minister has just arrived here, and he is accompanied by Kerala Chief Minister Raman Chandi and other union ministers, and he is visiting the injured persons right now. And on the other side, postmortems are going on, and as of now, there is nearly 104 people has been identified as dead, and postmortem around 40 people postmortem is over right now, and around 38 bodies have been identified. Right, Sunit, we learned that the Prime Minister also has with him a team of specialists, burn specialists with him. Give us an idea about the medical facilities that are already existing in this hospital that Prime Minister is visiting and that is taking care of the injured. See, this is a district hospital, and there are limited facilities over here. So the mostly injured people are moved to Trivandrum Medical College, okay, which is the nearest medical college near Kollam. So the people who are injured previously are moving to Trivandrum Medical College, and the All India Institute of Medical Science doctors and the team will be moving to Trivandrum Medical College, and right, there they will provide better medical assistance. Right, Sunit, and if you can give us an idea about what kind of challenges are the doctors facing at the moment in a calamity like this. Usually there is requirement of blood for the patient. What kind of challenges are the local doctors facing at the moment to take care of the situation? Earlier they faced the challenge, but because the incident happened in the midnight, I mean early morning, so there was a crisis over there. But soon after, the state and the central government has taken necessary steps. They have provided sufficient doctors and medical teams from everywhere. So right now there is no any crisis and any challenges. Right, Sunit, and the medical team that has come with the Prime Minister, are they going to be looking at the patients here or some other hospital? Yeah, they will be coming here, and the problem is like there is only 15 injured people are admitted in this hospital. Rest of them are moved to Trivandrum Medical College and the nearby private hospital. So they will be coming here, and also they will be going to Trivandrum Medical College and check the injured patients. Right, Sunit, thank you for those updates. We'll get in touch with you once again a little later. We'll speak to our guest, Mr. Archie Sharma. Sir, do you see it as an accident that was waiting to happen? You just mentioned that firecrackers should never be kept at such a close proximity of where they've been burnt. It's a non-fact. In fact, I mean, we have seen these incidents happening in the past also, because even when near Diwali or other festival, when the crackers are sold in the market, and we have seen the incidents where you get some small shop or something, fire starts, and then you have got a free for all sort of thing, because everything in that is burnt out. Last year we had something in Faridabad, and right, it was a huge sale of crackers and all that, and everything was burnt out in about a few half a minute or so. So the things spread so fast because they are explosives basically, right, and any spark is there, then it starts. Beginning is there, and then end is just within half a minute or so. जी, आरसी शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे जो हादसे होते हैं उसमें तुरंत कुछ करने को होता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ब्लास्ट सा होता है। Exactly. तो इसमें जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं उनका फिर जोर किस चीज़ पर होता है? क्या घायलों को जल्दी से जल्दी पहुंचाने पर, या किस तरह से ऐसी स्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं? जब ऐसी स्थिति में जाके, जैसा कि ये देखा गया है कि आप कोई भी इस तरह का इंसिडेंट उठा के देखे जहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है, आधा मिनट में 1 मिनट के अंदर सब कुछ लगभग जल के, जो जलना होता है जल चुका होता है, जिसको बर्न इंजरीज आनी है वो भी आ चुकी होती है। उसके बाद कोई भी एजेंसी, रेस्क्यू एजेंसी जाएगी तो वो दे कैन ट्रीट द बर्न्स, और दे कैन रेस्क्यू समबडी स्ट्रैप्ड समवेयर. I mean, that sort of help they can extend. Otherwise, it happens so fast, there is hardly anything to be done by anybody. And then you just take care of the things, whatever is left over. In that situation, fire brigade, if you call them
Even when they're standing outside, maybe the ground, even then they can't reach to that place because it takes time and crowd is there, and then moving fire engines is not possible. So hoses again, it takes time, and even if they take best of it, I mean they are most efficient. Every facility is there. To start the firefighting, they need at least 4 to 5 minutes. By the time things are over, तब तक सारी चीज़ें बहुत कुछ जुड़ चुकी होती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर अभी प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। सुधाकर, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि वहां का नज़ारा बहुत ही दर्दनाक होगा। आप ये बताइए कि इस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या घायलों से मिल रहे हैं या अस्पताल प्रशासन से मिल करके वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं? क्योंकि हमने जैसे देखा कि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट पहले उस हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। जी लालचंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री जी वो अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ पे इस अस्पताल में जो घायल मौजूद हैं उनके हालचाल का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और निश्चित तौर पे एक उम्मीद, एक राहत जरूर जो यहाँ मरीजों के चेहरे पे दिखाई दी। खासतौर पे मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जो दिल्ली से आई थी, जिसमें एम्स के डायरेक्टर भी हैं, बर्न विभाग के विभागाध्यक्ष हैं कई अस्पतालों के, न सिर्फ एम्स बल्कि RML, सफदरजंग अस्पताल, वो तमाम लोग साथ में आए हुए हैं। तो एक तरह के प्रधानमंत्री ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ माफ कीजिएगा, तमाम डॉक्टरों से भी बातचीत की है कि क्या कुछ किया जा सकता है। जी सुधाकर, ये बताइए, जिस मेडिकल टीम का आपने जिक्र किया, उस मेडिकल टीम में कितने लोग शामिल हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ खास तौर पर गए हैं, उनमें से किन्हीं से कोई बात हुई है कि ऐसी स्थिति में जो स्थिति है कितनी भयानक है और ऐसी स्थिति में प्रथम उपचार जो है, प्राथमिक उपचार किस तरह से की जाएगी वहाँ पर? जी लालचंद्र, अभी ये एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का यहाँ अस्पताल का दौरा पूरा हो गया है और अभी एक मुलाकात संक्षिप्त की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होगी और क्या कुछ और मदद दिए जाने की जरूरत है उसके बारे में चर्चा होगी। और हमें भी ये निर्देश फिलहाल दिया गया है कि हम भी अगली बैठक के लिए, अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके लिए अपनी अपनी गाड़ियों में जाए, तो मैं कुछ वक्त बाद आपको और बाकी जानकारी दे पाऊंगा। जी ठीक है सुधाकर, फिलहाल आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता सुधाकर दास बता रहे थे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री ने जायज़ा लिया और अब वो अगली बैठक के लिए जा रहे हैं जहाँ पर कि इस घटना के बारे में विस्तार से वो जानकारी लेंगे वहाँ की जो सरकार है और वहाँ का जो प्रशासन है उनसे, और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जो मेडिकल टीम गई है वो भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर जहां भी प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर वो सहायता करेगी, वहां पर वो गाइड करेंगे। शुभेंदु, जैसा कि हम जानते हैं कि आज सवेरे से एक बार फिर से दर्शक को बता दें कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तड़के 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है केरल के कोल्लम में। हमारे साथ RC शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। RC शर्मा जी, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि बिल्कुल समय नहीं होता कि कुछ उस जगह पर किया जा सके, क्योंकि दूसरी तरह की जो फायर होती है, दूसरी तरह की अगर कहीं आगजनी होती है तो उसमें कुछ मिनट का मौका होता है, लेकिन ये जो पटाखे वाले जो धमाके होते हैं इसमें बिल्कुल mौका नहीं होता। ऐसी स्थिति में जैसे कि हमने आपसे पहले ही जानना चाहा था कि वहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन ने क्या किसी भी तरह की ढिलाई दी होगी? कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिर है तो मंदिर को लेकर के उतनी ज़्यादा सख्त ना हो पाए लोकल प्रशासन, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा है, दिस इज एक्चुअली क्या होता है ऐसी चीज़ों में, पॉसिबली एक ये रहता है कि सबका एक मिला जुला प्रोग्राम है एंड एवरीबडी बिकम्स ए पार्ट ऑफ इट। सो यू इन ए वे यू आर इन्वॉल्व इन दिस टू दैट एक्सटेंट कि भाई ये ठीक है, यू डोंट सी इट फ्रॉम दैट वेरी माइन्यूट मे बी ग्लास एंड जस्ट यू जस्ट सी दैट ओके इट्स अ फंक्शन, इट हैज बीन हैपनिंग एवरी ईयर और सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट। सो नॉर्मली what we do is that see what is the things which were done in the past, what are the guidelines issued, and you just take care, okay all this should be done. First you do all this. So whatever is there, normally there must be containing all the guidelines, what is to be done, what is not to be done, avoid no crackers, no light fitting inside and all that, because even electricity, that spark can be from anywhere. No smoking in that particular area, or visitors exactly close to that. Normally in the temple inside nobody smokes.
उसके बावजूद भी कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे तत्व कि या स्मोक कर रहे हों या इस तरह का कुछ है, कहीं से स्पार्क आया और ये इंसिडेंट हो जाएगा। तो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो उसका सिर्फ प्रिवेंशन ही उसका इलाज है। आप उसमें फायर फाइटिंग एक्शन का, अब जब हम देख रहे हैं सब कैसे हो रहा है तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए। अब मुझे ये सीन देख करके लग रहा है कि एक फायर इंजन को बाहर खड़ा करना सफिशिएंट नहीं है। आपको उस बिल्डिंग के अंदर ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि पहले से होज लाइन लगा करके मे भी उसके दो साइड में अंदर एक नोजल ऐसे लगा के रखे जाएं कि जैसे अगर कुछ हो जाए तो आप सीधा पानी खोल दें बाहर से और पानी गिरना शुरू हो जाए, ताकि वो जो एक बार जल जाता है तो उसको थोड़ा पानी से गीला हो जाए तो शायद उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से उसमें एक समाधान दिख रहा है कि कुछ उसमें हम करने की संभावना है। चलिए आरसी शर्मा जी, बात हम करेंगे। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्लम पहुंचे हुए हैं। पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, मंदिर जहां पर मंदिर में ये घटना घटी थी, और उसके बाद वो वहां के जो जनरल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर जो घायल भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी हैं, केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी हैं, और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री घायलों का जायज़ा ले रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री अपने साथ जो मेडिकल की टीम है यहाँ से दिल्ली से लेकर गए हैं, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और ख़ास तौर पर जो बर्न मामलों के, यानी जो जले हुए मामले होते हैं, जलन से जुड़े हुए मामले, उससे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको भी वो लेकर अपने साथ गए हैं और इस वक्त वहाँ पर वो जायज़ा ले रहे हैं। शुभेंदु। Right, and sir, you must have faced different kinds of fires in firefighting experience. Something that happens with firecrackers, how much time did people who were there at the venue, people who are no more, people who are injured, how much time do they really have when such a crisis breaks out? I don't think they do have any time. Reason being, this is early morning 3 o'clock and all that. It's too early. Maybe some people, I don't know whether they were in the queue sleeping, some of them, or maybe standing, some of them. It must be crowded. Now, to react in such a situation is very difficult. If somebody reacts, other person doesn't react, or he's slow in reaction, then that leads to stampede. Right. So this is the first thing which is going to happen there, that it is bound to happen because you have got old people there, children in that crowd, and suddenly everybody is fleeing from their life, for the life. Then naturally, this type of thing will happen. And once this happens, then you have got multiple problems. Stampede, burn things happening and things falling on you, and that's how. Right, so such tragic accident could happen anywhere. It can happen anywhere. Could happen anywhere. Certainly. You were telling us about precautions that could be taken, that just having a firefighting van standing outside is not enough. That's what. So if you can tell us a little more about what are the things that administrators should keep in mind. Normally in storage buildings, when we have got any building for store, they are to be sprinklered. Sprinkler is something, just a pipeline in the ceiling, and probably there you have got the water bulbs which breaks in case there is a fire, and water starts spraying onto that fire. But this will be so small quantity that this cannot handle this type of cracker fire, because there's a huge heat is given out, and a very small amount of water, maybe 60 liters per minute or so, that is not going to help there. So you need a deluge of water probably. And for that we are not preparing. There is no such system as of now. There is no such procedure that we should provide all this. Because we have been taking the things are happening and it's okay. Well, it happens in an open ground. Probably there is not much of problem. Like that Faridabad I mentioned, that was a sale of crackers. Things started happening in a wide area, and people just moved to different directions. And in fact, everybody enjoyed that show which was going on, free of this thing, any money. So that way, that was a different issue. Here it is inside the temple. You have got people assembled there, and probably it's a crowded place because of that event, and probably the reason we are there. And then this storage is inside that temple. Well, I'm not sure, because normally it is a thing that whenever you have the crackers fired, then it has to be in open. Do they do it inside the temple within that particular area? It is very difficult to understand. So one thing which is coming to my mind offhand, because I have not seen anything, that storage should have been away from the temple. If at all they are using it, that it should be away from the temple.
And when they install it, maybe at 20 places or 10 places, then at least quantity of each place will be reduced to that extent. बिल्कुल। एक सवाल आरसी शर्मा जी, जो ऐसी घटनाओं के बाद ज़रूर आता है दिमाग में कि क्या जिस तरह के ये हादसे हुए हैं, एक जगह पर कितने ये पटाखे रखे जा सकते हैं, इसको लेकर के कोई फायर सेफ्टी नॉर्म है? और अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है ऐसे हादसे के बाद कि ऐसे नॉर्म बनाने की ज़रूरत है कि कितनी मात्रा में? क्योंकि अगर कम मात्रा में रहेंगे तो धमाके भी छोटे मोटे होंगे, अगर दुर्घटना भी होगी। देखिए, ऐसे नॉर्म्स हैं एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर, फैक्ट्री एक्ट में, जो ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली में जैसे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट पुलिस जो है स्टोरेज का लाइसेंस देता है, तो उसमें है कि बिलो 50 kg दे कैन issue the temporary licenses. There are certain conditions stipulated. Then it should not be within the certain maybe streets which are narrower than specified width. जी, This sort of facility, I mean, guidelines are there. गाइडलाइंस हैं। अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल के अंदर के दृश्य हैं ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं, घायलों का जायज़ा ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर भी जुड़ी हुई है। नंदिता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा है, इसमें कुल मिलाकर के क्या लग रहा है और क्या कुछ चल रहा है, जो सेना के द्वारा, सेना जिस तरह से इसमें इस घटना से निपटने के लिए लगाई गई है, सेना को इस पर लगाया गया है, तो सेना की तरफ से क्या कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं? जी लालचंद, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो हमारी सेनाएं हैं, वो इस ट्रेजेडी में पहले रिस्पोंडेंट्स थी। तो आपको ज्ञात होगा, जब सवेरे ये खबर आई तो नेवी ने तुरंत अपनी कल्पनी, काबरा और अपनी सुनैना नाम की 3 वॉरशिप्स, INS कल्पेनी, काबरा और सुनैना, जिनके अंदर 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा मेडिकल और रिलीफ सप्लाईज थे, वो रवाना कर दी और वो कोलम के पोर्ट में पहुंच गई हैं। इसके अलावा नेवी के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, जिनके अंदर 3 डॉक्टर्स और 6 पैरामेडिकल टीम्स भी हैं। नेवी का हॉस्पिटल INHS संजीवनी जो है वो कोची में रेडी है, अलर्ट पे है, स्टैंड बाय पे है, ताकि कोई भी जो बड़ी सीरियस कैजुअलिटीज या इंजरीज उनको लेने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए आर्मी की 2 मेडिकल टीम्स रवाना ऑलरेडी सवेरे ही हो गई थी कोलम के लिए। कोस्ट गार्ड जो है वो भी पीछे नहीं है, उसकी एक हेलीकॉप्टर और एक मेडिकल टीम बाय रोड और एक बाय हेलीकॉप्टर पहुंच चुकी है कोलम में। एयरफोर्स अपनी 2 AN-32 एयरक्राफ्ट जो हैं उनसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स को लेकर, 2 टीमों को लेकर अराकोनम जो बेस है तमिलनाडु में, वहां से उड़ान भर चुकी हैं सवेरे, वो भी पहुंच चुकी हैं कोलम में। और इसके अलावा एयरफोर्स के भी 4 चॉपर्स, जिसमें मी 17 चॉपर्स हैं, वो वहां पे मौजूद है। तो लालचंद, इसके अलावा कोस्ट गार्ड की जो टीम है वो ब्लड डोनेशन के लिए भी रेडी है, यानी कि अगर किसी को रक्त की या खून की जरूरत है तो कोस्ट गार्ड की टीम वहां के लिए रेडी है। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये उठाए जा रहे हैं। लालचंद, इस वक्त आप एक अपने विजुअल्स हम दिखा भी रहे होंगे, कोलम से हमारे प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो बहुत भीषण ट्रेजेडी है, और ऐसी ट्रेजेडी में आप जानते हैं कि पहली रिस्पोंडेंट्स जो होती हैं, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी एक्सटेंट और उसका जो जायजा लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ऐसे में हमेशा जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इन तीनों और इवन कोस्ट गार्ड, चारों जो दल हैं इनकी जो मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो शिप्स में आपकी नेवी की शिप्स जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, INS सुनैना, INS काबरा और कल्पेनी, ये एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी में ना मेडिकल शिप्स की तरह से भी ट्रांसफॉर्म की जाती हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेचर्स, बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन मास्क, इनका भरपूर इनके अंदर प्रोविजन होता है। तो इसलिए इस तरीके से ये जो शिप्स हैं, अभी कोई भी डिजास्टर होता है, चाहे हुदहुद या साइक्लोन फाइलिन हो, इनमें भी इनका इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे डिजास्टर्स में इन वॉरशिप्स का काफी इस्तेमाल हो जाता है, और ये काफी हैंडी है। जब हमारे इंडियंस का इवैक्यूएशन हुआ था येमेन से, तो इन जो नेवी की वॉरशिप्स थी, इन्होंने 7,000 से ज्यादा लोगों को मिलकर इवैक्यूएट किया था। एयरफोर्स के बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज हुए थे। तो AN-32 जो विमान है। जी नंदिता,
शुक्रिया नंदिता इस जानकारी के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक ले रहे हैं। और अभी तक क्या कुछ किया गया है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बैठक ले रहे हैं और बैठक में जानकारी ले रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या किसी भी तरह की कोई कमी है सुविधाओं में, या अभी तक जो सुविधाएं, जिस तरह से घायलों का इलाज चल रहा है, उसको लेकर किन चीज़ों की ज़रूरत है, या अभी तक जो वहाँ की स्थिति है वो कैसी है। इस पर प्रधानमंत्री सुधाकर दास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस घटना पर जानकारी देने के लिए। सुधाकर, इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जो जायज़ा ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो इंतज़ाम है वहाँ पर घायलों की इलाज के लिए, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। क्या कुछ आपको वहाँ पर जानकारी मिल रही है, कितनी वहाँ पर सुविधा है और कितनी और सुविधा देने की, पहुँचाने की ज़रूरत है? सीधे तौर पे अभी की बैठक के बारे में अगर पहले मैं आपको बता दूं तो प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ राज्य के मंत्रिमंडल के कुछ और सदस्य और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, कुछ जो घायलों का इलाज चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद है। और निश्चित तौर पे एक फौरी तौर पे जो कार्रवाई की वजह से काफी कुछ नियंत्रित किया जा सका है, खासतौर पे प्रधानमंत्री की सक्रियता की वजह से ये जरूर कहा जा सकता है। अब आगे की क्या रणनीति, अब ऐसे कितने घायल बचे हैं जिनको और ज्यादा मदद की जरूरत है, इस बारे में ही प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो उनके साथ डॉक्टर्स की टीम आई है उनसे भी बात की है, राज्य के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ मौजूद, उनसे भी बात की है। तो मेडिकल सुविधाएं और क्या जुटाने की जरूरत है, क्या और भी घायलों को बाहर ले जाने की जरूरत है, इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पे एक बड़ी आपदा थी और उस बड़ी आपदा में जिस बड़े स्तर पे कार्रवाई की जरूरत थी वो कार्रवाई हुई है। अब आगे कोशिश ये है कि जो इलाज है स्फूर्त मिलता रहे, तमाम घायलों को जो सुविधाएं हैं, चाहे दवाइयों की जरूरत हो या तमाम और दूसरी जो चीजें हैं वो मिलती रहे, उसमें किसी तरह की कोई कोताही कमी ना आए। और इस बारे में निश्चित तौर पे बैठक में जरूर रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद ये करते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद जब वहाँ का दौरा किया है तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा चाक चौबंद हो गया होगा और वो पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तैद होंगे और वहाँ पर जो स्थिति है उसको संभाल रहे होंगे। सुधाकर, प्रधानमंत्री का इसके बाद के कार्यक्रम की कोई जानकारी मिल रही है? जी, लालचंद्र प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे, त्रिवेंद्रम से कोल्लम आए थे, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया था, वहाँ तहकीकात की थी, सारी स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री भी उस समय उनके साथ थे। उसके बाद प्रधानमंत्री अस्पताल आए, घायलों का हालचाल जाना, उनसे बात की, उनको किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या उनको किसी तरह की सुविधाओं की जरूरत है, और सीधे उनसे बातचीत के जरिए तमाम स्थिति को समझने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद अब संभवतः ये एक आखिरी बैठक है आज के दौरे में। इसके बाद वापस लौटने का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे जाने से पहले प्रधानमंत्री तमाम वो कदम जो अब जरूरत अगर है तो उठाने के लिए, तो उसके लिए निर्देश देना चाहते हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं करके फिर प्रधानमंत्री लौटना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये जरूर इस वक्त कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ आरसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे आरसी शर्मा जी कि ऐसे हादसों को देख करके क्या ये नहीं लगता कि अब और ज़्यादा कड़े नियम होना चाहिए कि आप कितनी दूरी पर पटाखे रख सकते हैं और कितनी मात्रा में एक जगह पर रख सकते हैं? अगर आपके पास ज़्यादा पटाखे भी हैं तो उसे दूरी पर रखें, कुछ एक दूसरे से अलग करके रखें। इस तरह के कड़े नियमों की इस तरह की गाइडलाइंस और रूल्स हैं, अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है।
बात ये है सिर्फ कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, एनफोर्समेंट उसका देखा जाए ठीक ठाक। और इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व जो हैं वो क्योंकि कई हो जाती हैं। एक तो है एजेंसी जिन्होंने एनओसी दे दिया, जी। आपने मांगा कि 100 किलो रखना है और ये एजेंसी है तो ठीक है, आपने उन्होंने एनओसी दे दिया, फायर वालों ने गाइडलाइन दे दी और आपने अपना शुरू कर लिया। चीज़ क्या होती है इसमें, कई बार होता है कि आपने जितना उसका डिमांड किया है, कई बार होता है कि आपको किसी क्वांटिटी से ज़्यादा अगर लेना है तो आपको ज़्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं कि छोटी क्वांटिटी का आप मांग लीजिए, तो उससे क्या है कि इंतजाम आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन क्वांटिटी नोबडी रियली वेज एंड वेरीफाइज। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैं इसकी संभावना में बता रहा हूँ कि इस तरह की रीजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर था तो उसको नेचुरली मेरे विचार से उसको अलग कहीं पर स्टोरेज स्पेस में रखा जाना चाहिए था। और वो क्योंकि उस रूम में तो इस्तेमाल होना नहीं था, बिल्कुल, उसको वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह ले जा करके चलाना था। तो ये सारी एक प्रक्रिया में एक बिफोर हैंड इस सारे का जायजा लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी शर्मा जी, आप आए हमसे चर्चा की। और इस वक्त जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो हादसा हुआ है, इस दुखद हादसे में 106 लोगों की जान चली गई है जी। ऐसे हादसों के बाद क्या ऐसा होता है कि जो भगदड़ है जी। उसके कारण भी लोगों की जान जाती है? क्योंकि जो सीधे इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं, इस तरह के विस्फोट के शिकार होते हैं, वो तो होते ही हैं, और जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहाँ पर भगदड़ के कारण भी मौत होती है। देखिए, जितने भी भगदड़ के केसेस हुए हैं पहले, जैसे कि कुंभ मेले में हुआ है या कहीं पर ब्रिज टूट गया वहाँ लोग भागे हैं या दर्शन के लिए भागने की कोशिश की है, ऐसे कितने इंसिडेंट हैं जहाँ पर कि कोई आग नहीं लगी थी, कोई बिल्डिंग नहीं गिरी थी, लेकिन सिर्फ भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी जानकारी में हैं कि कहीं पर भी भगदड़ होगी तो चांसेस हैं कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, एक बार जो गिर गया उसके ऊपर से बाकी लोग गुजर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उनका स्टैम्पेड में कौन सा पार्ट उनका सिर है या गर्दन है, क्या दबा है, कितना वेट पड़ा, तो इस तरीके से स्टैम्पेड में बहुत लोग मरते हैं। तो ये एक ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, भीड़ का कोई प्रोग्राम है, असेंबली है, तो वहाँ पर ये संभावना रहती है। तो इसीलिए जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो मीन्स ऑफ एस्केप, अवेलेबिलिटी, प्रोविजन, और उसको उस हिसाब से उसको रखना। आपने प्रोविजन तो कर दिया लेकिन बाद में लॉक करके छोड़ दिया, क्योंकि सिक्योरिटी इज प्राइम कंसर्न, तो वो भी सब देखना पड़ता है। तो कुल मिला करके चीज़ों का होना और उनका ठीक ठाक काम करना और उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी फंक्शनेबिलिटी, ये कई चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं कि वो जब ज़रूरत पड़े, मान लीजिए इमरजेंसी, हम सोचते हैं कि इमरजेंसी नहीं होगी और ठीक है चल रहा है, अगर ये खोल देंगे तो यहाँ से भीड़ हो सकता है अंदर आनी शुरू हो जाए, या ओपनेबल रहेंगे तो अंदर वाले किसी 2 आदमी को बुला लेंगे बाहर से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इनका पहले से उनका वो करना बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए कि अगर हम इकट्ठा रख रहे हैं और ये सामान अंदर रखा हुआ है, अगर इंसिडेंट हुआ, अगर आपने मान लीजिए बहुत प्रिकॉशन ली, बिजली का कोई वायरिंग नहीं की उसमें, लेकिन ये कमरा क्योंकि ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं था, बिजली की वायरिंग रही होगी उसमें, बिल्कुल स्विच भी रहा होगा, तो किसी ने अगर स्विच ऑन किया है, कोई स्पार्क हो गया है, फॉल्ट हो गया है ट्यूबलाइट में, चौक में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से एक चिंगारी निकलेगी और पूरा धमाका हो जाए। चलिए, बहुत इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, जो रिस्पॉन्स ऐसे में जब हम करते हैं, देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्स इज आई थिंक समथिंग वेरी नेसेसरी। बिल्कुल, ऐसे इंसिडेंट में हमने देख लिया कि लोगों को जिनको, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग के मलबे के नीचे नहीं ज़्यादा दबे थे लोग, दे वर जस्ट ऑन द फ्लोर, चारों तरफ थे, तो लोगों ने जो वहाँ पर थे उन्होंने कोशिश की, जब वो जल रहे थे तो उनको हटाया, बिल्कुल जैसे भी पानी डाल के उनको बचाने की कोशिश की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच कुड बी डन, और नॉर्मली यही होता है जी। अब जो एक्स्ट्रा हम भेज रहे हैं रिस्पांस, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कि पीएम लेके गए हैं अभी, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। यू नीड ओनली द मेडिकल स्पेशलिस्ट्स, बिल्कुल, नॉट नॉर्मल पीपल। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम एवरीवेयर, बिल्कुल, दिस रिस्पांस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी शर्मा जी, आप आए, आपने हादसे पर जानकारी दी, और इस तरह के हादसे निश्चित तौर पर जो हैं वो दुखद हैं, और हम आपको लगातार इस दुखद हादसे पर ये ख़ास प्रोग्राम दिखा रहे थे, आतिशबाजी बनी मौत, और ये केरल में ये हादसा हुआ है। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर ख़बरों का सिलसिला चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।